हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बैंडविड्थ को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, किसी भी एसी सर्किट के लिए बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला था वो अपन ने निकाला था एंड द फॉर्मूला वाज डेल्टा एफ इक्वल टू आर अपॉन 2πl। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट किया था। अब ये जो फॉर्मूला था, ये बैंडविड्थ मीन्स कोई भी टू हाफ पावर पॉइंट्स की फ्रिक्वेंसीज के बीच वाला जो डिफरेंस था ना, वो अपन की बैंडविड्थ को डिनोट करता था। ठीक है, इस बैंडविड्थ पर एक फैक्टर सर्किट से रिलेटेड डिपेंड करता है विच इज क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर अपन इसको बोलते हैं, है ना। फुल नेम अगर लिखूँ मैं, इस क्वालिटी फैक्टर। वैसे तो नाम से पता चल रहा है क्वालिटी फैक्टर मतलब सर्किट की क्वालिटी से रिलेटेड कुछ फैक्टर है ये। ठीक है, कांस्टेंट ही होगा। ये क्वालिटी फैक्टर जो है ना, ये सर्किट के बारे में बताता है। ठीक है, ये अपना कितना अच्छा इम्प्रूव्ड सर्किट है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली में क्या है, ये एक रेशियो है। किस किस का? रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। ठीक है, Q से डिनोट करते हैं, सो दिस इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। FR से डिनोट करते थे पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को, बैंडविड्थ डेल्टा एफ हो गया। हमको पता है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1/2π√LC कैलकुलेट की थी हमने पहले, एंड डेल्टा एफ तो मुझे पता ही है, इट इज R/2πl। ठीक है, 2πl। अगर ये दोनों मैं सर्किट के अंदर पुट करूं, दैट मीन्स जो Q फैक्टर है दैट विल बी FR विच इज 1/2π√LC एंड अपॉन डेल्टा एफ विच इज R/2πl। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, Q फैक्टर विल बी 1/R√L/C। ये हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर पहले अपने सिलेबस में था। ठीक है, अभी अपने सिलेबस में से निकाल दिया है। कम्युनिकेशन के अंदर अपन कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली, उसके बारे में था। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं मोबाइल से आपस में। ठीक है, तो मोबाइल से आपस में बात कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेट ही कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपकी बात को लेता है और उसे किसी दूसरी जगह पे सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसमीटर। ठीक है, जैसे कि मोबाइल रेडियो सिग्नल्स की फॉर्म में सिग्नल भेजता है ना, लेकिन आप तो स्पीच बोलते हो, तो वॉइस को रेडियो सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड करने वाला वो हो गया ट्रांसमीटर। ठीक है, दूसरे एंड पे उस रेडियो सिग्नल को लेके रिसीव करके उसको वापस वॉइस की फॉर्म में ट्रांसफ़र करके जो आपको सुनाता है वो हो गया रिसीवर। ठीक है, तो दो मेन कंपोनेंट है, दीज टू आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। वन इज ट्रांसमीटर, ठीक है, जो ट्रांसमिटिंग एंड पे होता है, अदर इज रिसीवर जो रिसीविंग एंड पे होता है। ठीक है, अब रिसीवर जो होता है ना, रिसीवर जब रिसीव करता है सिग्नल को, तो सिग्नल को रिसीव करने के लिए जो भी सिग्नल रेडियो सिग्नल आता है उसकी एक फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है, तो वो जो सिग्नल अपने पास आया उसकी फ्रिक्वेंसी और रिसीवर की फ्रिक्वेंसी को अपन को मैच करना होता है। ठीक है, इसका और सिंपल एग्जांपल्स मैं अगर आपको दूं तो FM रेडियो अपन सबने सुना है। ठीक है, FM रेडियो के अंदर अपन ने देखा है कि भाई 88 ये लीस्ट चैनल होता है, और कहाँ तक होते हैं, 108 तक। सारे चैनल इन दोनों के बीच में आते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने 98.7 97.2 सुन लिया, ठीक है, या फिर 102 सुन लिया, तो इस तरह वो चैनल्स के नेम है ना, डिफरेंट देखे ना अपन ने। 92.7 बिग FM, ठीक है, तो वो अपन सुनते हैं तो 92.7 पे अपन को क्या करना पड़ता है
कि उसके अंदर ट्यून करना पड़ता है अपने एफएम को, है ना। 97.2 वो चैनल का नेम जो है ना वो एक्चुअली में वो फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है जिस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल उस चैनल से आ रहा है। 97.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी उस चैनल से अपने पास आ रही है, तो उसको सुनने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपना जो एफएम का रिसीवर है अपने पास जो एफएम होता है वो एक्चुअली में क्या है, एफएम रिसीवर है, ठीक है। एफएम की फुल फॉर्म होती है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। वो चैप्टर पहले था, डिटेल में अपन पढ़ते थे, अभी है नहीं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो अभी भी गिवन है वो चैप्टर, ठीक है। तो 97.2 पे अपन उसको लेते हैं तो वो रिसीव कर रहे हो उस फ्रिक्वेंसी को, तो ये 88 मिनिमम और 108 मैक्सिमम, इन दोनों फ्रिक्वेंसीज के बीच में अपना एफएम वर्क करता है। तो ये लीस्ट फ्रिक्वेंसी हो गई, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो गई, इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, बैंडविड्थ हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये बैंडविड्थ लार्ज होगा, ठीक है, एफएम में 88 to 108 होता है, तो अपन मान लो सर्च करते हैं उसमें चैनल, तो चैनल सर्च करने में उतना ही टाइम लगेगा, बैंडविड्थ अगर लार्ज होगी तो। और बैंडविड्थ मान लो स्मॉल है, ये मान लो ये 90 से लेकर 93 तक ही होगा, तो 3 बैंडविड्थ का डिफरेंस कितना हो गया, 3, तो इजीली सर्च कर लेगा, जल्दी सर्च कर लेगा। इसका मतलब अगर ये बैंडविड्थ स्मॉल है तो अपना जो सर्किट है वो कैसा होगा, अच्छा होगा, बेटर होगा, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ मैं, उसका क्वालिटी फैक्टर कैसा होगा, हाई होगा, ठीक है। तो वो अपन को क्या है, जो मैंने आपको बात प्रैक्टिकली बताई ना, वो इस फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला भी वही बोल रहा है कि अगर भाई डेल्टा एफ स्मॉल है, बैंडविड्थ स्मॉल है, तो क्वालिटी फैक्टर लार्ज होगा, मतलब अपना जो सर्किट है ना, रिसीविंग सर्किट, रिसीवर सर्किट कैसा होगा, अच्छा होगा, बेटर होगा, ठीक है। उसके लिए इस फॉर्मूला से देखो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल होगा, मतलब किसी सर्किट के क्वालिटी फैक्टर के लार्ज होने के लिए उसका बैंडविड्थ स्मॉल होना चाहिए, उसके लिए उसका रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। इसको ग्राफिकली अगर मैं समझना चाहूँ फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है, जो मैंने क्वालिटी फैक्टर सॉरी जो हाफ आवर पॉइंट के लिए ग्राफ बनाया था एक सिंगल साइड का, उस ग्राफ को अगर मैं वापस देखूँ तो देखो ये 3 ग्राफ्स में कंपैरिजन के लिए ले सकता हूँ, है ना। देखो यहाँ जो ग्राफ है वो कैसा है, वाइड है, वाइड है तो बैंडविड्थ भी इसकी क्या होगी, वाइड होगी, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा नैरो हो गया, इसकी बैंडविड्थ भी क्या हो गई, नैरो हो गई, ठीक है। हाफ पावर पॉइंट्स अपन को उतने ही लेस डिस्टेंस पे मिलेंगे, और ये और ज़्यादा नैरो हो गया ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ की बैंडविड्थ डेल्टा एफ कैसी है, बहुत कम, ऑलमोस्ट जीरो हो गई ऐसे मान लो, है ना। ये मैंने भी बनाया, लेकिन और शार्प बन सकता है ग्राफ ऊपर वाला, तो डेल्टा एफ बैंडविड्थ बहुत कम हो गई ऊपर वाले की, है ना, ये ऑलमोस्ट शार्प ग्राफ हो गया। तो बैंडविड्थ अगर कम है, ऑलमोस्ट जीरो है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा इसका, जीरो। आइडियली तो जीरो नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट उतना ही हो जाएगा, वेरी स्मॉल, इसका मतलब इसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इनफाइनाइट मीन्स वेरी हाई, ठीक है। अगर किसी सर्किट के लिए ग्राफ मुझे मिल रहा है फ्रिक्वेंसी का, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है कि भाई डेल्टा एफ कैसी है, स्मॉल है, कम है, हाँ, जीरो के ऑलमोस्ट तो नहीं है लेकिन कम है, डेल्टा एफ स्मॉल है, दैट मीन्स आर भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, दैट मीन्स क्वालिटी फैक्टर कैसा होगा, हाई होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा सर्किट है कंपैरेटिवली। इस सर्किट के अंदर डेल्टा एफ कैसा है, लार्ज, रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, लार्ज, तो क्वालिटी फैक्टर कैसा होगा इसका, स्मॉल, ठीक है। तो कंपैरेटिवली सबसे अच्छा सर्किट कौन सा है, इसका पीक शार्प है ना, और सबसे तीनों में देखूं तो कंपैरेटिवली सबसे बेकार सर्किट जो है वो कौन सा है, जिसका बैंडविड्थ कैसा है, वाइड है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर अपन को सर्किट के बारे में बताता है, ठीक है। तो बेसिकली रिसीविंग सर्किट जो है उसको अपन क्वालिटी फैक्टर से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट अपन पढ़ रहे हैं,
तो करंट पढ़ रहे हैं तो पावर भी कुछ ना कुछ इसके अंदर होगी, इलेक्ट्रिकल पावर, उसी की बात अपन करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर फॉर एसी सर्किट्स। देखते हैं वेरियस एसी सर्किट्स के लिए अपनी जो इंस्टेंटेनियस पावर है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक टाइम टी पर जो पावर है, और जो एवरेज पावर है वो क्या होगी। सबसे पहले अपन देखें रेजिस्टिव सर्किट के लिए, मींस आर सर्किट के लिए। देखो आर सर्किट के लिए जो अपने V की वैल्यू थी वो क्या थी, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और I की जो वैल्यू थी करंट की, दैट वाज I नॉट साइन ओमेगा टी, यही थी, ठीक है। अगर मैं पावर निकालूं, अपन को पता है पावर P इक्वल टू क्या होती है, VI, है ना। इंस्टेंटेनियस पावर में निकाल रहा हूं, P इंस्टेंटेनियस V नॉट साइन ओमेगा टी एंड इनटू I नॉट साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी दैट इज V नॉट इंटू I नॉट एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस फॉर्मूला से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं एवरेज पावर निकालूं तो एवरेज पावर के लिए देखो मुझे V नॉट I नॉट तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू चाहिए होगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू पहले अपन निकाल चुके हैं, कैलकुलेशन अपन ने की थी जब एवरेज वैल्यू RMS वैल्यूज निकाली थी, ठीक है। तो या फिर आप साइड में निकाल भी सकते हो, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ठीक है। तो P एवरेज अगर मैं निकालूं तो दैट विल बी V नॉट I नॉट इंटू उसकी वैल्यू क्या होगी एवरेज 1/2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P एवरेज इक्वल टू V नॉट बाई √2 इंटू I नॉट बाई √2, लिख सकता हूँ। V नॉट बाई √2 इज VRMS, I नॉट बाई √2 इज IRMS। दैट मीन्स एवरेज पावर कैसे निकल सकती है, बाय द प्रोडक्ट ऑफ VRMS एंड IRMS। इनसे मैं क्या निकाल सकता हूँ, एवरेज पावर निकाल सकता हूँ किसी भी रेजिस्टिव सर्किट के लिए, ठीक है। ऐसे ही क्या है LR सर्किट के लिए, देखो LR सर्किट में क्या होता था कि जो करंट होता था वो लैग करता था वोल्टेज को। किस फेज डिफरेंस से वो नहीं पता, वो तो फाई का फॉर्मूला था अपने पास, उससे निकाल सकते हैं अपन वैल्यूज के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता था कि भाई LR सर्किट में अगर V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी में ले रहा हूँ तो करंट लैग करेगा फाई से, मतलब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, वो तो फाई की तो फॉर्मूला था, उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालूँ तो P इंटू V इक्वल टू VI हो जाएगा, तो V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू V नॉट I नॉट, दिस इज साइन ओमेगा टी। ये साइन ए माइनस बी ओपन कर सकता हूँ, जो साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए एंड साइन बी। सो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस फाइव माइनस का क्या हो जाएगा, V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाइव। तो दिस कैन बी द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस पावर फॉर LR सर्किट। अगर एवरेज निकालूं P एवरेज के लिए, देखो यहाँ मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू चाहिए और वो तो मुझे पता है क्या होती है 1/2, ठीक है। इधर मुझे कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू चाहिए, क्या होती है मैक्सिमम +1 मिनिमम -1, एवरेज क्या आएगा 0,
है ना, निकाल भी सकते, अपने पास फॉर्मूला है एवरेज का, ठीक है, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किया है। तो कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है, 0। सेकेंड टर्म तो 0 हो गई, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, V0 इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1/2, और इंटू में क्या बचेगा, कॉस फाई, अगेन V0/√2 आई नॉट बाई रूट टू, तो पी एवरेज क्या हो जाएगा भाई, VRMS IRMS एंड कॉस फाई। मतलब यहाँ जो एवरेज वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, फाई पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब फाई पर डिपेंड करेगी। अच्छा, बाकी सब के लिए अगर मैं निकालूं तो देखो फॉर्मूलाज तो यही आएंगे, ठीक है, वो फाई का ही तो रेफरेंस है बस, जो भी फेज रेफरेंस है, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। देखो एलसी सर्किट को अगर मैं देखूं, एलसी सर्किट के लिए जो फाई फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट में, वो क्या होता है, 5/2, यही होता है, पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो अगर मैं पी एवरेज देखूं, एवरेज VRMS IRMS एंड कॉस फाई, कॉस फाई कॉस 5/2 क्या होगा, 0। दैट मीन्स एवरेज पावर क्या हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैथमेटिकली तो एलसी सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन क्या होता है, 0, ठीक है। अच्छा, एलसी सर्किट अपन का इसी ऐसे सर्किट के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन में जनरेट होती है, ऐसा अपन ने देखा था। तो एवरेज पावर डिसिपेशन 0 है, ठीक है, तो एवरेज पावर डिसिपेशन 0 है, तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो पावर डिसिपेट नहीं करेगा, ऐसा अपना फॉर्मूला बोल रहा है। इसलिए उस करंट को अपन बोलेंगे पावरलेस करंट या फिर वॉटलेस करंट। ये जो सर्किट होता है ना, सर्किट को अपन बोलते हैं पावरलेस सर्किट। पावर है ही नहीं, 0 है ना एवरेज पावर, तो क्या बोल रहे हैं इसको, पावरलेस सर्किट। या फिर पावर की जो यूनिट है वो क्या है, वॉट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, वॉटलेस सर्किट बोलते हैं, ठीक है। और जो करंट फ्लो होता है उस करंट को क्या बोलते हैं सर्किट के अंदर, वॉटलेस करंट, ठीक है। तो वॉटलेस करंट या पावरलेस करंट क्या हो गया, वो करंट जिसके फ्लो होने से सर्किट में एवरेज पावर कितनी हो जाए, 0 हो जाए, उस करंट को अपन क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट या फिर पावरलेस करंट, ठीक है। और सर्किट्स के लिए भी देख सकते हैं, देखो मान लो मैं एल सर्किट या सी सर्किट की बात करूं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं, मतलब ओनली जिसके अंदर सी लगा हुआ है। पावर का फॉर्मूला तो पता है अपन को, पी एवरेज VRMS IRMS एंड कॉस फाई। सी सर्किट के लिए भी फाई क्या होता था, 5/2 ही होता था, कॉस 5/2 0, तो अगेन पी एवरेज क्या हो जाएगा, 0। मतलब कैपेसिटिव सर्किट जो है ना, वो भी कैसा सर्किट है, वो भी एक पावरलेस सर्किट या वॉटलेस सर्किट है, एलसी सर्किट की तरह, ठीक है। ऐसे ही मान लो प्योर इंडक्टिव सर्किट देखूं मैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट को अगर मैं देखूं, देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट फॉर्मूला तो वही होगा, पी एवरेज VRMS IRMS कॉस फाई। उसके लिए फाई कितना होता है, 5/2 पढ़ा है अपन ने, करंट और वोल्टेज का जो डिफरेंस है दैट इज 5/2। 5/2 है, तो यहाँ भी एवरेज पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है वो भी कैसा सर्किट है, वो भी वॉटलेस सर्किट या पावरलेस सर्किट है, ठीक है। तो दिस इज आर एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर फॉर डिफरेंट सर्किट्स, ठीक है।
देखो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिल रहा है एवरेज पावर का। क्या फॉर्मूला मिल रहा है कि भाई पी एवरेज जो है ना दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस एंड कॉस फाई। ये फॉर्मूला मिल रहा है ना, दैट मीन्स कॉस फाई अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, पी एवरेज अपॉन वी आर एम एस एंड आई आर एम एस। ये होगा ना। कॉस फाई क्या होता था, कल ही पढ़ाया है, पावर फैक्टर। ठीक है, वो अपन ने ओनली एलसीआर सर्किट के लिए मैंने वहाँ बता दिया था क्योंकि यूज में आ रहा था। ठीक है, दिस कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या हो गया, पी एवरेज, ये एक्चुअल पावर हो गई या ट्रू पावर हो गई। ठीक है, और वीआरएमएस और आईआरएमएस अपन को फ्लो होते हुए अपीयर होते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। तो इनसे जो पावर बनेगी दैट इज अपरेंट पावर। ठीक है भाई, पी एवरेज तो मुझे एक्चुअल वैल्यू से मिली जाएगी और आरएमएस वैल्यू से मेरे को क्या मिलेगी, पावर, अपरेंट पावर। ठीक है, जो उसके अंदर अपन को फ्लो होती हुई अपीयर हो रही है। इन दोनों का जो रेशियो है दैट रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड अपरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, अब ये पावर फैक्टर फाई पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब मान लो मेरे पास एल सर्किट है। ठीक है, सबसे पहले एलसी के बारे में बात कर ले तो मान लो एलसी सर्किट है मेरे पास। ठीक है, एलसी सर्किट के लिए फाई क्या होगा भाई, पाई बाई टू। फाई अगर पाई बाई टू होगा तो कॉस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन जो पावर फैक्टर वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो गया भाई, पावरलेस सर्किट है एलसी सर्किट, तो पावरलेस सर्किट है तो पावर फैक्टर जीरो तो होगा। पावर अपन की क्या आई है, एवरेज पावर जीरो ही तो आई है ना। एल सर्किट हो मान लो, या फिर मान लो सी सर्किट हो मेरे पास, है ना, तो उनके लिए भी फाई क्या है, पाई बाई टू तो है। पाई बाई टू है तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, जीरो तो हो जाएगा। भाई पावरलेस सर्किट है तो पावरलेस सर्किट है तो इनके लिए पावर फैक्टर क्या होगा, जीरो ही तो होगा। ठीक है, मान लो आर सर्किट है मेरे पास, आर सर्किट के लिए फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस जीरो। फेज डिफरेंस जीरो मीन्स कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन, मीन्स पावर फैक्टर क्या हो गया, वन। दैट मीन्स ट्रू पावर और अपरेंट पावर का रेशियो क्या हो गया, वन। दैट मीन्स ट्रू पावर इक्वल टू क्या हो गई, ट्रू पावर इक्वल टू अपरेंट पावर। मतलब रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो एक्चुअल पावर है वही अपन को उसके अंदर फ्लो होती हुई अपीयर होती है, वही वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती हुई अपन को अपीयर होती है। ठीक है, एलसीआर सर्किट के लिए अपन को पता है कॉस फाई आर अपॉन जेड, ये था। तो कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो रेजोनेंस की कंडीशन में हो सकता है वन। ठीक है, बाकी टाइम तो अपन यही फॉर्मूला पावर फैक्टर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो वॉटलेस करंट है वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वॉटलेस करंट की कंडीशन भी काफ़ी बार आई है। ठीक, तो उनको अपन देखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अपने पास वो अपन देख सकते हैं बुक के अंदर। ठीक है, सो बाकी के जो टॉपिक्स हैं, दो बड़े टॉपिक बचे हैं, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।